नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। शाम 5 बजे विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। सपा अध्यक्ष ओपी राजभर बनेंगे मंत्री। बीजेपी से दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बीजेपी से सुनील शर्मा भी बनाए जाएंगे मंत्री। कैबिनेट मंत्री में जगह मिलेगी। राजभवन में पूरी तरह से तैयारियां की गई है। राजभवन में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। योगी सरकार में 2.0 का पहला मंत्रिमंडल आज विस्तार होने वाला है। भूपेंद्र चौधरी सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। आज यूपी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार कई मायनों में खास रहने वाला है। लोकसभा चुनाव आने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। राजभवन में पूरी तरह से तैयारी की गई है। राजभवन में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के 2.0 का यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें 4 मंत्री पद के शपथ होंगे। आपको बता दें कि यहां पर ओपी राजभर बनाए जाएंगे कैबिनेट मंत्री। ओपी राजभर के अलावा दारा सिंह चौहान के नाम भी शामिल है। तो ओपी राजभर मंत्रिमंडल के विस्तार में कितना अहम है, क्यों अहम है, आपको बता रहे हैं। यूपी राजभर समाज की 12% की आबादी है। पूर्वांचल में राजभर की 12 से 22% की आबादी है। अपने समाज में ओपी राजभर अच्छी पकड़ रखते हैं। इतना ही नहीं, यूपी में राजभर समाज की 12% की आबादी और यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले की यहां पर जातिगत समीकरण साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि ओपी राजभर इस मंत्रिमंडल में कितना कुछ मायने रखते हैं, कितना अहम है। अपने समाज में ओपी राजभर की अच्छी पकड़ है। यूपी में राजभर समाज की 12% की पूरी आबादी है। पूर्वांचल में आपको बता दें कि 12 से 22% की आबादी है। अनिल कुमार की बात की जाए, ये क्यों अहम रखते हैं? एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं। जयंत चौधरी के करीबी अनिल कुमार माने जाते हैं। एससी समाज से आते हैं। अनिल कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये बड़ी चीज है। राजनीतिक समीकरण यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। जाति की वजह से, एससी समाज से आने की वजह से यहां पर अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में यहां पर जगह दी जा रही है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं अनिल कुमार। जयंत चौधरी के करीबी भी हैं अनिल कुमार। एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको बता दें कि योगी सरकार के 2.0 का विस्तार होने वाला है। शाम 5 बजे विस्तार होगा। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर मंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद में शपथ लेंगे। आरएलडी से अनिल कुमार भी इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार में ताल्लुक रखेंगे। तो हमारे साथ तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, यहां पर जिस तरह से समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है लगातार 2.0 के यहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहां पर विस्तार की जा रही है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और कौन कौन से मंत्री के शामिल होने के लिए लिस्ट में इनका नाम है? देखिए, मैं इस वक्त राजभवन के बाहर ही खड़ा हूं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो मजमा है ये मंत्रियों का है। लगातार जो मंत्री हैं वो यहाँ राजभवन पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक बड़ा आयाम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक की राजनीति को साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार है। पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर आते हैं, दारा सिंह चौहान आते हैं, वहीं पश्चिम से जयंत चौधरी हैं। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की राजनीति को साधने की ये कवायद है। 4 नाम साफ हो चुके हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। इसके अलावा 5वें नाम पे भी संशय है कि वो 5वां नाम कौन होगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि दूसरे सहयोगी दल का ही 5वां नाम उसमें शामिल होगा। इसी बीच एक खबर ये भी है कि अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी दल है भाजपा की, उन्होंने भी मांग की है कि उनके भी एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ होगी। तौकीर, लगातार जिस तरह से यहाँ पर जातिगत जनगणना देखा जा रहा है, कई तरह के यहाँ पर जो मंत्री हैं एससी एसटी ओबीसी, लगातार ब्राह्मण चेहरे देखे जा रहे हैं। किस तरह के समीकरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी सामने है?
देखिए, मैंने आपको बताया तो पहले तो क्षेत्रवार राजनीति के लिए इसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर करीब बनारस से लेकर चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, ऐसे जिलों में उनका दबदबा इसलिए है क्योंकि राजभर जाति के लिए वो राजनीति करते हैं और राजभर का वहां पर ठीक ठाक वोट है। इस वजह से राजभर जरूरी हो जाते हैं एनडीए के लिए। यही वजह है कि राजभर की जब नाराजगी देखने को मिली तो आनंद फानंद में जल्द से जल्द पहले मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए यहाँ पर कार्यक्रम तय कर दिया गया। और इसी बीच जयंत चौधरी जो लगातार एनडीए में शामिल होने के बाद, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान नहीं सामने आया था, लेकिन इसी बीच जब तस्वीर साफ हो गई है कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, मंत्रिमंडल में वो शामिल हो रहे हैं, इसके बाद ही जयंत चौधरी को भी अब पूरी तरह से एनडीए का हिस्सा माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं टीएन मिश्रा जी, वो भी आ गए हैं। टीएन जी, ये जो जिस तरह से कवायद चल रही है, यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 4 चेहरे हैं, एक सहयोगी दल है, बाकी पूर्व है, पश्चिम है, तो क्या समीकरण देखते हैं, क्या लोकसभा चुनाव पर इसके असरात रहेंगे? देखिए, लगातार तौकीर आप देख रहे हैं कि योगी सरकार जो है ये लगातार इस पर लगी हुई है कि पूरा 80 सीटें अगर जीतनी है तो उसको चारों तरफ से समीकरण मजबूत करें, चारों दिशाओं की जो सीटें हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए सारे जो है, अगर जयंत चौधरी को आज जो है भाजपा में शामिल किया गया है या भाजपा में जयंत चौधरी का पूरा कमरा आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति थी और रणनीति के तहत आज जो है आरएलडी इनके साथ आई है, जो कि अखिलेश यादव का मेन घटक था। तो वो चाहते जहां जहां जो भी घटक जो मजबूत है उसको लाकर भाजपा की सीटें जीतनी है और इसको लेकर के भाजपा राजभर था, जुलाई से इंतजार कर रहे हैं मंत्री का। अब जब चुनाव आया है तो देखना है कि कहीं राजभर वोट चला न जाए हाथ से, तो इसलिए राजभर को मंत्री बनाना अपरिहार्य था और आज राजभर मंत्री बनाए जा रहे हैं। यही मामला दारा सिंह का है कि जो उनको जो वोट है वो चौहान वोट है, जो वोट है उसको कवर करना है और वो जो उनकी फील्ड है दारा सिंह की, जो यहाँ जहाँ उनके वोट बैंक है उसको हासिल करने के लिए पूरे भाजपा जो है लगातार लगी हुई है और भाजपा इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रही। मैं देख रहा हूँ लगातार जो है योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और खुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा। तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल के वो भी लोगों को सफल नहीं हुए। उन्होंने एक ही मंत्रिमंडल में उनका मंत्री रखा, पहले 2 या 3 की बातें चल रही थी तो एक एमएलसी पद देकर के उन्होंने उनको बराबर कर दिया। तो ये है कि कुल मिला के चारों दिशाओं से, चारों तरफ से जो सीटें 80 की 80 सीटें हैं उसको जीतने के लिए सब जो है चाल चली जा चुकी हैं और जैसे से फिट किया जा रहा है कि कैसे विपक्षियों से निपटे और 80 सीटें भाजपा जीते। जी तो तौकीर, एक बड़ी बात यह कि ओपी राजभर का एक बयान भी इसी बीच निकल करके सामने आता है कि अगर आप साथ देते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है। ये बयान किस ओर संकेत है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो सहयोगी दल हैं उनको जो सीटें दी गई हैं वो पहले जिनके साथ थे यानी कि अखिलेश यादव के साथ जब वो थे तो उनके पास सीटों का दायरा ज्यादा था, चाहे वो जयंत चौधरी हो। अखिलेश यादव बहुत पहले ही ऐलान कर चुके थे। जयंत चौधरी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि 7 सीटों पर जयंत चौधरी की आरएलडी मैदान में नजर आएगी। लेकिन फिर उसके बाद आज 2 सीटों का ऐलान हो चुका है। कल ही जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि बिजनौर और बागपत ये 2 ऐसी सीटें होंगी जहां से आरएलडी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ कर दिया है कि एक ही लोकसभा प्रत्याशी उनकी तरफ से मैदान में नजर आने वाला है, यानी कि वो भी सहमत हैं। एक जो लोकसभा की एक सीट के साथ वो भी सहमत नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल थोड़ी सी असहमत नजर आ रही हैं क्योंकि वो लगातार कह रही हैं कि उनके मंत्रिमंडल में उनकी तादाद बढ़ाई जाए, एक और उनका जो विधायक है उनको मंत्री बनाया जाए। वो लगातार इस तरह की मांग कर रही हैं और इसके अलावा लोकसभा में सीटों के लिए भी वो प्रयास कर रही हैं कि उनके दायरा बढ़ाया जाए, उनकी पार्टी को और सीटें दी जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि कैसे भी करके जो सहयोगी दल है, क्योंकि ये माइक्रो पॉलिटिक्स है, 0 लेवल पर अपने सहयोगियों को साथ के रखना है, चाहे वो 1% का वोट के हकदार क्यों ना हो, लेकिन वो जो साथ रहते हैं उसी से समीकरण बदलते हैं। उत्तर प्रदेश में नारा दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 हराओ, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत के लिए 400 को जो नारा दिया गया है उसमें 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा प्रदेश है और यहीं से रास्ता तय होता है दिल्ली का भी। ऐसे में सभी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल और पश्चिम के जो नेता हैं इनको साधने के अलावा जातीय समीकरण, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही ओबीसी कास्ट से आते हैं, ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि इन लोग को अपने साथ रखा जाए ताकि पूर्वांचल में ओबीसी वोट का बिखराव ना हो और पूर्वांचल की सभी सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। अब क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे चुके हैं, उनके पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ओबीसी और दलित का है, उन्हीं को लेकर वो मैदान में है और खासकर
वो पीडीए को लेकर आए दिन बयान भी देते हैं कि पीडीए को ही मजबूत करना है और पीडीए ही उनके साथ है, यानी कि ओबीसी नेताओं को वो भी तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में ओबीसी वोट जिधर भी जाएगा सत्ता उसकी बनना तय माना जा रहा है। तो आखिर यहाँ पर ओपी राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान हो, इनको किस तरह की, इनके पोर्टफोलियो में किस तरह के पद दिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए अभी तो ये कयास है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन लोगों को बड़े डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। तो आखिर एक बार आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी आपसे, क्या कुछ कह रहे ओपी राजभर, आपको सुनाते हैं। मदद करने के लिए लोग आज आपके साथ यहाँ पे शपथ लेंगे? अब देखिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हम ओम प्रकाश राजभर। तो तौकीर आपके पास आते हुए यहां पर ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को किस तरह के उनके पोर्टफोलियो में बदलाव और किस तरह के क्या कुछ मंत्रिमंडल में किस तरह से जगह मिलती है, उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। आप देखिए अभी थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा इसमें, क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे विभाग हैं जो अभी बड़े विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास ही, माना जा रहा है कि वहीं से उनको उन विभागों को बंटवारा होगा और वही विभाग दारा सिंह चौहान को भी और ओम प्रकाश राजभर को भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो दारा सिंह चौहान है वो भी मंत्री रह चुके हैं भाजपा में और ओम प्रकाश राजभर भी पहले भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में दोनों ही बागी हो गए थे, एक समाजवादी की पार्टी के साथ चले गए थे और दूसरी समाजवादी पार्टी के घटक दल के तौर पर उनके साथ सहयोगी बनकर चले गए थे 2022 के चुनाव के समय। अब ये दोनों लोग वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपना जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में समझौते की भी जो बातचीत है वो चल रही है। कोई अब इश्यूज को लेकर कोई इश्यूज नहीं नजर आते, इन लोगों के बीच में कोई ऐसा मतभेद नजर नहीं आता। सभी जो सहयोगी हैं वो संतुष्ट हैं, अपनी अपनी जो भी सीमाएं बांधी गई हैं। फिलहाल हमारे साथ टीएन जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। टीएन जी, माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान अब मैदान में वापस भाजपा के लिए फिर से मैदान में डटने वाले हैं। क्या विभागों को लेकर समझौता हो चुका होगा, कयास लगाए जा रहे हैं, या अभी इस पर होगा बात? अभी बात देखिए तो फिर ये दोनों कद्दावर मंत्री बनेंगे पक्का है, और ये ऑलरेडी पहले बात कर चुके होंगे कि देखिए ओपी राजभर तो कितने अरसे 6-7 महीने से तो लगातार कह ही रहे हैं कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ, आज शपथ लूंगा, मैं डेट घोषित करने जा रहा हूँ। तो इससे साफ जाहिर है कि इनका अंदर पक्का हो गया होगा कि योगी आदित्यनाथ सिंह की जरूर बात हो गई होगी कौन सा मंत्री बने, और कैबिनेट मंत्री जरूर इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग कद्दावर नेता हैं और चुनाव के समय जो है योगी जी भी रिस्क नहीं लेंगे। दूसरी बात, दारा सिंह भी ऑलरेडी पहले भी मंत्री रह चुके, उनको भी अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा विभाग मिलेगा, क्योंकि दारा सिंह और इनको मजबूत करने के लिए जातिगत समीकरण मजबूत होंगे, तभी फायदा मिलेगा सरकार को, और इससे फायदा मिलने पे सरकार का फायदा होगा और ज़्यादा भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। क्योंकि अब भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहे, चुनाव का समय है तो इस समय किसी को नाराज नहीं करना चाहती। वो जो पद देगी सोच समझ कर देगी, उनसे बात कर देगी, ताकि किसी कोई नाराजगी ना हो, पूरे मनोयोग से चुनाव में वो काम करें और वो चुनाव आराम से सफल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा यूपी में राजभवन में। यहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, ओपी राजभर बनाए जाएंगे कैबिनेट मंत्री, दारा सिंह चौहान भी यहां पर मंत्री बनाए जाएंगे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपको चुना है जिम्मेदारी के लिए। जिम्मेदारी निभाएंगे पूरी, बिल्कुल। पोर्टफोलियो क्या चाहिए आपको? जो भी इसको लेकर तय बातचीत हुई करेंगे है? वो मेरा अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुख्यमंत्री जी से क्या बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने बुलाए थे और ये कहा था कि आपको 4:45 वहाँ पहुँचना है, पहुँच रहे हैं आप लोग। अनिल जी एक आज शपथ लेने जाने क्या कुछ कहेंगे? अनिल जी शपथ लेने जा रहे हैं, देखो इसमें आभार व्यक्त करूंगा अपने नेताओं का मैं आभार व्यक्त करूंगा, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा और जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। रहते अनिल कुमार को लगातार वो ये कहते नजर आए हैं कि जिस तरह की भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी हम निभाते नजर आएंगे। ईमानदारी निष्ठा से निर्माण करने का काम करूंगा। एक विधायक अनिल कुमार को आप सुन रहे थे, 3 बार के ये विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि अनिल कुमार लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की भी जिम्मेदारी अगर मिलती है उसको पूरी तरह से निभाते नजर आएंगे। तैयारियां शुरू हो गई है। जी जी, आज बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी आज शपथ लेने जा रहे हैं। हम लोग राजभवन जा रहे हैं उन्हीं के साथ।
शपथ लेने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। कितना उत्साह है, कितना है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा उत्साह है और 80 में 80 सीटें एनडीए सरकार बनाएगी। 80 सीटें जीत के हम लोग लाएंगे। तो आपको बता दें कि सभी नेता, वरिष्ठ नेता और दिग्गज लोग यहां पर राजभवन पहुंच रहे हैं। 5 बजे, शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो आप इससे पहले कि आप विधायक अनिल कुमार को सुन रहे थे, आरएलडी के विधायक हैं। आपको बता दें कि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और वो कहते नजर आए कि जिस तरह की भी अगर जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरी तरह से वो निर्वहन करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी तरह से तैयारी है और यहां पर राजभवन में पूरी तरह से दिग्गज नेताओं के पहुंचने की कवायद भी यहां पर शुरू हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 से पहले योगी सरकार ने किसानों से एक और वादा पूरा कर लिया है। लखनऊ में कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। किसानों के बिजली बिल 100% छूट दिए गए हैं। जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में नलकूप इस्तेमाल करने वाले किसानों का 1 रुपया बिल नहीं जमा करना होगा। इस फैसले से कुल करीब 1.5 करोड़ किसानों को पूरी तरह से लाभ होगा। जनपद लखनऊ में ये आउटर रिंग रोड के रफा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क तक 4 लेन निर्माण, लंबाई 14.28 किलोमीटर। आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड रफा अंडरपास मार्ग 8.4 किलोमीटर का 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पीसीओ में शीतलीकरण प्रदान करते हुए संपूर्ण परियोजना एवं मुख्य कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा 4 अरब 9 करोड़ 39 लाख रुपए के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री परिषद की आज सहमति मिल गई है। इसमें केंद्र की सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। ये 12 महीने में ये पूरा किया जाएगा। ये खास तौर से जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। यूनानी निदेशालय, होम्योपैथिक निदेशालय और 2 बोर्ड, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड कार्यरत है। ये दोनों बोर्ड और तीनों निदेशालय ये अब एक व्यक्ति के अधीन होंगे। शासन आयुष विभाग से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन, चिकित्सा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं चिकित्सकों की दक्षता वृद्धि के लिए आयुष डीजीए का पद सृजित करते आयुष का एक नया पद सृजित किया जाएगा। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जो हमारे कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, MMTH परियोजना के संबंध में डिपो स्टेशन ग्रेटर नोएडा से बोड़ाकी मल्टी मॉडल हब ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का लगभग 2.6 किलोमीटर का विस्तार किए जाने के संबंध में है। उक्त परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ अनुमानित की गई है। उक्त परियोजना से परिवहन अवस्थापना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने तथा विभिन्न परिवहन माध्यमों में निर्बाध कनेक्टिविटी में सहयोग प्रदान करेगी। परियोजना से क्षेत्र का विकास एवं जन सामान्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। ये एक और दूसरा है बहुत ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से एक जो हायर बिडर है उसका चयन किया गया। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी हेतु आवश्यक घटकों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपए होने के दृष्टिगत गाइडलाइन 2016 के उपरोक्त प्राविधान एवं कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक दिनांक 5/2/2024 की गई संस्तुति के अनुक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु उच्चतम हायर बिडर के रूप में बायव्यू प्रोजेक्ट LLP consortium of member with consortium member 1 Pramesh Consultant Company Limited Construction, member 2 Noida Cyber Park Private Limited को 18% ग्रास रेवेन्यू शेयर की बिड वैल्यू के आधार पर चयनित किए जाने के इस हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए जाने का आज अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापित किए जाने की परिकल्पना एक ऐसे गंतव्य के रूप में की गई है जिसमें फिल्म, स्कूल, मीडिया, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, थीम पार्क, होटल तथा फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी प्रोग्राम, OTT के निर्माण से जुड़े सभी आयामों का समावेश होगा। फिल्म सिटी के निर्माण से निवेश के साथ साथ बड़ी मात्रा में स्थानीय रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है, मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो उस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले 4 साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।